हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों की, जो कि खंड ब है। तो जो प्रश्न नंबर पूछा गया है आपको, पहला प्रश्न नंबर संख्या 15 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके पास राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को, क्योंकि इसमें जो है समष्टि अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जिसमें देश की समस्त बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे उसमें राष्ट्रीय आय है, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है। जब देश लेवल पर किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि भारत के वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर उर्जित आर पटेल, डॉक्टर एस के दास, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है डॉक्टर एस के दास, यानी शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। गो वाला प्रश्न है एमपीसी प्लस एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर क्या होता है। अल्फा होता है 0, 1 या 2। तो इसका जो मान होता है वो आपका 1 होता है। इसका जो मान होता है वो होता है 1, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपके पास वो है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदद सम्मिलित की जाती है। तो भुगतान शेष में आपके पास दृश्य मद है, अदृश्य मद है और पूंजी अंतरण, ये तीनों आते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपके पास विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी, क्योंकि इसमें दृश्य मद भी, अदृश्य भी आते हैं और पूंजी अंतरण भी आता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो कथन दिया है आपको एक, जो पहला कथन है बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है। एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है आपका 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है। तो ये तो सही है, ये कथन आपका सही है बिल्कुल। दूसरा कथन दिया है विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बचत का बजट सर्वोत्तम बजट है। तो ये कथन आपके पास गलत है। तो यहाँ पर जो बजट बनता है वो आपके घाटे का बजट, घाटे का बजट सर्वोत्तम होता है विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो यह आपका गलत आंसर है। दोनों कथन सही हैं परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य। तो जिसका आंसर है वो है कि कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपके पास 1 नंबर का, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय 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 आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको इतना ही आंसर यहाँ पर देना था। अगला है प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है। प्रभावपूर्ण मांग उसे कहते हैं जब, यानी प्रभावपूर्ण मांग उसे कहते हैं जब आपकी सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर रोजगार
आय स्तर, रोजगार स्तर, आय स्तर, रोजगार स्तर और आपके पास जो उत्पादन का स्तर होता है वो बराबर होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो इसका था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी आय में परिवर्तन होने से आपके उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ उसका अनुपात आपको कहलाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री एवं वित्त सचिव के नाम लिखिए। तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। और भारत के जो वर्तमान वित्त सचिव हैं वो आपके टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, ये आपके वर्तमान वित्त सचिव हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है एक को मूल्य का मापक, मूल्य का मापक एक कार्य होता है, और दूसरा होता है आपके पास, एक तो मूल्य का मापक और दूसरा है आपके पास विनिमय का साधन। विनिमय का साधन, तो विनिमय का साधन है। जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है? प्राथमिक जमा उसे कहते हैं जब कोई ग्राहक, क्या है, ग्राहक या कोई खाता धारक बैंक में जाएगा, यानी मान के चलो कि मैं बैंक में गया और एसबीआई में मेरा खाता है। तो एसबीआई में मैं गया और मैंने अपने खाते में 10,000 रुपये डाल दिए। मान के चलो कि मैंने 10,000 रुपये अपने खाते में डाल दिए। तो जब कोई खाता धारक अपने खाते में व्यक्तिगत तौर पर जाकर के वास्तविक रूप से पैसे को जमा करता है, उससे कहते हैं प्राथमिक जमा। व्युत्पन्न जमा उसे कहते हैं जब कोई बैंक, मान के चलो मैं था और मैं गया एसबीआई में और एसबीआई से मैंने लिया ऋण के लिए मैं बैंक में गया और मैंने 50,000 रुपये क्या ले लिए, बैंक से लोन ले लिया, ऋण ले लिया। अब बैंक क्या करेगा, इस 50,000 रुपये को मेरे इस एसबीआई के खाते में डाल देगा। तो बैंक के द्वारा इस मेरे खाते में, एसबीआई के मेरे खाते में बैंक द्वारा लिखी गई राशि या बैंक द्वारा डाली गई राशि को कहते हैं व्युत्पन्न जमा, इसे कहते हैं व्युत्पन्न जमा। तो ये था प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा में अंतर। तो अगले प्रश्न पर हम बात कल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।